नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। अखिलेश यादव की रैली को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अखिलेश यादव की रैली में उपद्रव हुआ है। इलाहाबाद संत कबीर नगर के बाद आजमगढ़ में उपद्रव देखने को मिला है। उपद्रवियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, लालगंज सीट के सरायमीर में जनसभा कर रहे थे अखिलेश यादव, जहां पर उपद्रव की खबरें सामने आई है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में यहां पर लोग मौजूद थे और अचानक ही उपद्रव शुरू हो गया, जिसके बाद से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बता दें आपको कि लगातार देखा गया अखिलेश यादव और राहुल गांधी संयुक्त रैली करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इसी बीच एक बार फिर से देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव की रैली में किस तरह से भगदड़ जैसी स्थिति हो गई है, जहां पर पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि क्या कुछ स्थिति रही होगी, जिसके बाद अखिलेश यादव की रैली में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो बड़ी खबर यूपी से, छठे चरण के चुनाव प्रचार के लिए तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में है, लेकिन यूपी से ये बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इलाहाबाद संत कबीर नगर के बाद आजमगढ़ में उपद्रव देखने को मिला है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरह से ऐसी स्थिति बनी है? देखिए, बिल्कुल आजमगढ़ में बता दें, आज अखिलेश यादव जब रैली को संबोधित करने आए तो उनके समर्थकों द्वारा जमकर बवाल किया गया और जब वो मंच की तरफ वो बढ़े तो पुलिस को मजबूरी में लाठीचार्ज करना पड़ा। और जिस तरीके से भीड़ थी, भीड़ को कहीं ना कहीं जिस तरीके बचाने की कोशिश की गई अखिलेश यादव के मंच को, उसके बाद ताबड़तोड़ लाठीचार्ज किया। देखिए, ये कोई पहली घटना नहीं है जब अखिलेश यादव के समर्थक, इसके पहले भी कई बार इस तरीके से घटना हुई। 2019 के चुनाव में जब कुंडा में रैली करने आए थे अखिलेश यादव, तब भी पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। आज उसी के तहत फिर बचाने की कोशिश की गई, अखिलेश यादव के मंच तक ना पहुंच सके तो डी को तक पहुंच गए थे समर्थक, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से लाठीचार्ज करना पड़ा। और जो प्रशासन के लोग अभी पूरी तरीके से माहौल शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन अखिलेश यादव की रैलियों में इस तरीके से ये बातें आम होती हैं। उनके समर्थक इसके पहले भी इस तरीके की हरकत कर चुके हैं। जी सिद्धार्थ, लेकिन हम हाल फिलहाल की बात करें तो लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या ये प्रशासन की गलती किसकी मानी जाएगी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, प्रशासन ने पूरी तरीके से कोशिश की थी और प्रशासन लगातार अपील कर रहा था, लेकिन जो अखिलेश यादव के समर्थक वो हमेशा उग्र, आजमगढ़ उनकी परंपरागत सीट है, वहां पर भीड़ हमेशा रैलियों में होती है। और आजमगढ़ हुआ, बदायूं हुआ, इन सब सीटों पर, इन सब जगह पर जब अखिलेश यादव के उनके परिवार का कोई आता है, मुलायम परिवार का, तो इस तरीके से भीड़ काफी एकत्रित हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से कोशिश की गई और ये लगातार पहले भी बताया जा रहा था कि आप लोग मंच से दूर रहे, लेकिन जो उनके समर्थक है वो मानने को नहीं तैयार थे और वो लगातार मंच के नजदीक पहुंच रहे थे। तो इसके तो प्रशासन ने मजबूरी में लाठीचार्ज किया। सिद्धार्थ, भीड़ काफी ज्यादा नजर आ रही है। जाहिर तौर पर वीडियो में कुछ लोग गिरे हुए भी नजर आ रहे हैं, जो गिर गए हैं, कईयों को चोटें भी आई होंगी, इसको लेकर कोई जानकारी है? देखिए, जो घायल थे उनको अस्पताल ले जाएगा, उनका इलाज कराया जा रहा है और प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है किस तरीके से चूक हुई, किस कारण से चूक हुई। और लगातार ये प्रशासन को भी पता था कि भीड़ होगी, लेकिन पुख्ता क्या इंतजाम नहीं किए थे। सब जांच के विषय है, जांच होने के बाद जो होगा, जो पुलिस के उच्च अधिकारी उनसे बात हुई तो उनका कहना आगे कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थ, भगदड़ को लेकर क्या जानकारी, किस तरह से शुरुआत हुई? क्योंकि जब भी अखिलेश यादव जाते हैं तो जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आता है। तो बता दें आपको, लालगंज सीट के देखा गया जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, यहाँ पर अखिलेश यादव की रैली में उपद्रव की तमाम तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जहां पर अखिलेश यादव की रैली में इलाहाबाद संत कबीर नगर के बाद आजमगढ़ में भी उपद्रव देखने को मिला। उपद्रवियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और लगातार इस तरह की तमाम तस्वीरें सामने आती हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज यानी 21 मई को प्रयागराज आ रहे हैं। उनकी ये रैली शहर के परेड ग्राउंड में दोपहर 3 बजे से फूलपुर और इलाहाबाद सीटों के बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में होगी। रैली को लेकर बीजेपी ने जबरदस्त तैयारी की है। पीएम मोदी की इस रैली में करीब 5 लाख से भी ज्यादा भीड़ को जुटाने का शक्ति प्रदर्शन करने के जरिए विरोधियों को चारों खाने चित करने की तैयारी की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी का यहां तकरीबन 1 घंटे तक रुकवाने का कार्यक्रम तय किया गया है।
हैं। रैली को प्रधानमंत्री मोदी के साथ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस रैली के जरिए फूलपुर और इलाहाबाद सीट के बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। वहीं एक तरफ 10 साल के अपने कार्यकाल में देश के साथ ही संगम नगरी प्रयागराज में कराए गए कामों को भी गिनाते हुए साथ ही फिर से सरकार बनाने की सूरत में होने वाले कामों के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। तो वहीं प्रयागराज में कुछ महीने बाद आयोजित होने वाले महाकुंभ को लेकर भी तमाम तैयारियां किस तरह से हो रही हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे। एक तरफ वो वोटरों को रिझाने की कोशिश करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं में भी जोश भरते हुए नजर आएंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए 5 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। यूपी की रणभूमि में सभी दलों के लिए बेहद अहम पूर्वांचल पर अब सभी की नजर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी में महिलाओं के साथ संवाद न पूर्वी उत्तर प्रदेश की महिला वोटर्स को साधने की दृष्टि से खास है, बल्कि पहले के 5 चरणों में वोटिंग को देखते हुए पूर्वांचल की महिलाओं पर भरोसे की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं से आधी आबादी को लाभ लेकर भी संवाद किया जाएगा। पूर्वांचल में बाहुबलियों की राजनीति हमेशा से ही चर्चा में रही है। ऐसे में महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार के काम की दृष्टि से भी कार्यक्रम महत्वपूर्ण होगा। कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, जो महिला सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को लेकर अपने भाषण का आधार भी जाहिर करेंगे। वहीं महिलाओं के वोटिंग के प्रतिशत बढ़ाकर बीजेपी अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहती है। यूपी से एक और बड़ी खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ 6 रैलियां हैं। आज संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती और वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली है। तो वहीं आजमगढ़ में भी सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली है। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी लगातार तमाम जिलों में, तमाम राज्यों में जाकर दौरे कर रहे हैं, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ 6ठे चरण के चुनाव प्रचार के लिए चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच बता दें आपको कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ 6 रैलियों का आयोजन किया गया है, जहां पर संत कबीर नगर में, सिद्धार्थनगर में और बस्ती में, साथ ही वाराणसी में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आजमगढ़ में और वाराणसी में रैली को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर, 6ठे चरण के चुनाव प्रचार के लिए तमाम दिग्गज, सभी दलों के नेता चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी की 10 सालों के कार्यकाल को लेकर किस तरह से काम किया गया, आने वाले दिनों में किस तरह से काम किया जाएगा, सभी मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपने पक्ष में वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें आपको कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज 6 जिलों में जाने वाले हैं और हर जगह पर जाकर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सोमवार को सोनभद्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। ये जनसभा उन्होंने एनडीए गठबंधन के अपना दल के रॉबर्ट्सगंज प्रत्याशी के पक्ष में की। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव का 5वां चरण पूरा होने के बाद एनडीए गठबंधन 300 सीट पार कर चुका है। 7वें चरण के बाद 400 सीट के पार हो जाएंगे। 4 जून को हर तरफ बीजेपी होगी। इस चुनाव में सपा, बसपा और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। 5वें चरण की 14 में से 14 सीटें हम जीत रहे हैं। रायबरेली की सीट हम जीत रहे हैं। राहुल गांधी जी को हम सम्मान के साथ हरा रहे हैं। इस दौरान समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि अब समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि बसपा कांग्रेस को सांपनाथ, नागनाथ और कालिया नाग भी बताया। वहीं प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर चुनावी माहौल गर्मा गया है। एक तरफ जनसत्ता पार्टी लोकतांत्रिक अध्यक्ष और कुंडा विधायक राजा भैया के तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं कौशांबी लोकसभा सीट पर मतदान के दौरान
बीजेपी सांसद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। इस प्रकार का मामला सामने आने के बाद से राजा भैया समर्थकों के बीच बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाए जाने की कोशिश भी हो रही है। अब इस पर संगमलाल गुप्ता का बयान एक बार चर्चा का विषय बन गया है। मिशन 80 के साथ यूपी के चुनावी मैदान में उतरी बीजेपी का दावा सभी सीटों पर जीत का है। सोमवार को मतदान के बाद से बीजेपी ने अमेठी और रायबरेली में जीत का दावा किया, तो वह इस बीच संगमलाल गुप्ता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसमें उन्होंने बीजेपी सांसद ने मंच से रोते हुए एक सवाल किया और कहा कि क्या राजाओं के गढ़ में केवल छत्री ही सांसद बन सकते हैं? क्या एक तेली यहां से सांसद नहीं बन सकता है? भाजपा प्रत्याशी ने रोते हुए अपनी जाति का जिक्र करते हुए कहा कि मैं तेली समाज से आता हूं, इसलिए मेरा विरोध हो रहा है। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ से भाजपा प्रत्याशी संगमलाल गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सांसद ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले वो सिंह थे, अब पटेल बन गए हैं। सांसद के बयान से क्षत्रिय जाति के लोगों में रोष है और अब उनके इस सवाल पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं मुरादाबाद में संविदा कर्मी के साथ मारपीट हुई और इसके बाद उसकी मौत हो गई है। मामले ने तूल भी पकड़ लिया। इस मामले में पार्षद के बेटे समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। घटना से गुस्साए मृतक के परिजनों ने सैकड़ों लोगों के साथ मिलकर सड़क पर जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की। इस बीच अफरा तफरी का माहौल रहा। कई थानों की फोर्स को मौके पर तैनात किया गया। परिजन और रिश्तेदारों ने पीएससी तिराहे पर 1 घंटे तक जाम लगाकर कार्रवाई की मांग की। एफआईआर दर्ज होने के बाद लोग शांत होकर शव को लेकर चले गए। वहीं परिजनों का आरोप है कि संविदा कर्मी की पहले पिटाई की गई और उसे जहर देकर उसकी हत्या की गई है। मामला ये हुआ, मेरा भाई इधर से कल शाम निकल के जा रहा था, तो यहाँ के जो पार्षद हैं, तो हमारे घर की गली को मतलब टूटी फूटी पड़ी, नाली वाली झाड़ू वाड़ू कुछ नहीं लगती, कबाड़ा पड़ा जाता। तो वो कह रहे हैं पार्षद बन गए, लेकिन यहाँ का कुछ साफ सफाई नहीं होती। वो पार्षद का जो लड़का है अनु शर्मा, वो खड़ा हुआ था, उसने सुन के गाली दी, हाथापाई करी, मारा। भैया भागते भागते घर गए। उनके पीछे पीछे ये 10 लोग गए, 8-10 लोग गए, जिसमें आशुतोष शर्मा और अनु शर्मा और संजीव शर्मा और कनीश शर्मा और 2-3 और थे, उनका नाम नहीं पता। वो लोग घर में घुसे, उन्होंने हाथापाई करी, हमारी भाभीियों के साथ भी बदतमीजी करी, भतीजों के साथ बदतमीजी करी और तोड़फोड़ भी करी और भैया को मारा और उन्होंने कोई जहरीले पदार्थ खिला दिया। उसके बाद हम वहाँ थाने लेके गए जिला अस्पताल, वहाँ थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ, वहाँ उनको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद भैया हम पुलिस थाने ले गए, सिविल लाइन, हमने कहा एप्लीकेशन देने के लिए। उन्होंने हमारी कोई भी एप्लीकेशन ली, ये बोल दिया कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक कोई एप्लीकेशन नहीं दी जाएगी। देखिए, एक प्रकरण कल का है। इसमें एक संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग पर थे, जो एक व्यक्ति अतुलेश, यहाँ नगर निगम में काम कर रहे थे, वो ड्राइवरी का। कल उनकी किसी व्यक्ति से यहाँ पर झगड़ा हुआ था। बताया गया कि वो यहाँ जो पार्षद है, उनके बेटे से उनकी किसी बात पर कहासुनी हुई थी और वो लोग उनके यहाँ आए भी थे। इस तरह की बात सामने आई है। उसके बाद ये जो अतुलेश थे, इनकी तबीयत खराब हुई और इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। इनकी बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया है। प्रथम दृष्टया ऐसा संज्ञान में आया है कि इसी वजह से इनसे कुछ कहासुनी हुई होगी, उसको लेके जो जहर, कोई पॉइजन इनके द्वारा लिया गया है। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो भी तथ्य आएंगे उसको हम लोग विवेचना में शामिल करेंगे। जो परिजन है, उनकी ओर से जो तहरीर दी गई थी, उसके तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और बाकी शेष कार्रवाई हम लोग जो भी तथ्य आएंगे संज्ञान में उठाएंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता वाजिद अली जुड़ चुके हैं। वाजिद अली, क्या पूरा मामला है? मारपीट का मामला बताया जा रहा है, उसके बाद परिजनों का ये दावा भी है कि जहर भी दिया गया है। जी नेहा, बिल्कुल बताना चाहूंगा, मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक संविदा कर्मी की पार्षद व्यक्तियों से विवाद चल रहा था और विवाद के दौरान मारपीट हुई थी। मारपीट के दौरान जो संविदा कर्मी है वो गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें उपचार के लिए मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने संविदा कर्मी को मृत घोषित कर दिया था। परिजनों के द्वारा एक तहरीर दी गई थी, उसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। जी वाजिद अली, क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ चुकी है? क्योंकि यहाँ पर मारपीट से अलग जो जहर देने का मामला है, ये काफी ज्यादा गंभीर है, क्या कुछ जानकारी है? और
जी बिल्कुल नेहा, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से मारपीट होती है, फिर व्यक्ति जिला अस्पताल में मृत घोषित कर दिया जाता है, उसके बाद में जो पीएम की रिपोर्ट आती है, एसपी सिटी का साफ तौर पर कहना है कि जहर का कोई मामला भी इस रिपोर्ट में सामने आया है। उसी के चलते जांच की जा रही है। आगे के जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी, अब पूरे मामले में पार्षद की ओर से क्या कुछ बयानबाजी की जा रही है? कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है अभी तक पुलिस की ओर से? जी नेहा, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। अभी नाम इसमें सामने नहीं आए हैं कि कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है जो भी पीएम रिपोर्ट आएगी और जो मारपीट में शामिल लोग पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का क्या कुछ कहना है? जब मारपीट के लिए घर में तमाम लोग घुसे, कितने लोग थे, किस तरह का पूरा माहौल बनाया गया, किस तरह से मारपीट हुई? जी नेहा, मैं बताना चाहूंगा ये जो संविदा कर्मी है ये कहीं नगर निगम की गाड़ी को लेकर के जा रहे थे, तभी ये विवाद हुआ था। उसी के चलते ये मामला सामने आया था और मृत्यु हुई थी। परिवार वालों का कहना है कि करीब 6-7 लोग थे, उसी के चलते उनको बुरी तरीके से मारा पीटा गया है और उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हुई है, क्योंकि दबंगगिरी से बुरी तरीके से लाठी और बेल्ट वगैरह इन चीजों से उसको पीट कर घायल किया गया था, जिसमें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद अली ज्यादा जानकारी के लिए। वहीं मुरादाबाद के लाइन पार क्षेत्र के व्यापारियों ने मंडलायुक्त को एक ज्ञापन पेश करके मुख्यमंत्री ग्रिड योजना के तहत किए जा रहे सड़क चौड़ीकरण अभियान में लगभग 500 परिवारों के घर एवं कारोबारी प्रतिष्ठान बचाए जाने की मांग उठाई है। वहीं मंडलायुक्त द्वारा आश्वासन दिया गया है कि किसी का भी जानबूझकर उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत यदि किसी का कारोबार उजड़ता है तो सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाने एवं वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने का भी आश्वासन दिया गया है। इनके जो व्यापारी मिले थे उनके द्वारा कहा गया कि मुख्यमंत्री ग्रिड योजना के तहत जो लाइन पार में एरिया चिन्हित किया गया है उसमें इनका कहना है कि जो अभी जो चिन्हित किए गए हैं एरिया जो अतिक्रमण हटाने के लिए, उसकी वजह से कई सारे लोग बेरोजगार हो जाने की उम्मीद है। तो उसमें ये कह रहे थे कि ये खुद से सहयोग करेंगे, बशर्ते कि एक बार ये फिर से रिव्यू कर लिया जाए कि कोई बेरोजगार ना हो। हमारा भी उद्देश्य नहीं है कि कहीं पे किसी को पूरी तरह से बेरोजगार करें। इस जो योजना है उसका उद्देश्य शहर को बेहतर बनाना है हर एक तरीके से। उसमें व्यापारी का ही फायदा होना है कि सड़क में कहीं पे कहीं जाम न लगे। जो लोग शॉपिंग करने आते हैं उनके लिए सारी सुविधाएं हों। अगर सुविधाएं बढ़ेंगी तो व्यापारियों की आय भी बढ़ेगी। लाइन पार एरिया काफ़ी समय से शिकायतें ये मिलती रही हैं कि ये उपेक्षित एरिया रहा है और कई सारी वजहों से एक तरफ कॉर्नर्ड हो जाता है, एक तरफ कोने में पड़ जाता है। तो एक विशेष इसमें नगर आयुक्त ने प्रपोजल रखा और ये प्रयास है कि उस एरिया को समग्रता से हम पूरे मुरादाबाद के एरिया को डेवलप कर सकें, विकसित कर सकें। अभी आप देख रहे हैं कि बुध बाजार जो बहुत ही कंजस्टेड हुआ करता था, अभी उसकी शक्ल जब निकल के आई है तो अब मुझे लगता है कि लोगों को संतोष होना चाहिए कि बेहतर काम हो रहा है। और मई के अंत में जब काम समाप्त होगा स्मार्ट सिटी का रेट्रोफिटिंग का जो बुध बाजार एरिया का, तो लोगों को एक बहुत क्लियर पिक्चर दिखेगी। वैसे ही हम लाइन पार में भी करना चाहते हैं। जो लोगों ने यहाँ प्रत्यावेदन दिया है इस पर विचार किया जाएगा, नगर आयुक्त साहब के साथ बात की जाएगी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की रहने वाली एक युवती को अपने ही शहर के एक लड़के से प्रेम हो गया और अपने प्रेमी को पाने के लिए अलग अलग धर्म होने के बाद भी प्रेमी प्रेमिका ने धर्म की दीवारों को तोड़कर एक हो जाने का वादा किया। जब इस बात की जानकारी परिजनों को हुई तो परिजनों ने इस रिश्ते पर आपत्ति जताई, जिसको लेकर युवती ने परिजनों से नाराज होकर जमकर हंगामा काटा। जब इसकी जानकारी पुलिस को हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने दोनों पक्षों को कोतवाली में बुलाकर दोनों धर्म के लोगों को समझाने का प्रयास किया। प्रेमिका ने कोतवाली पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए अपने प्रेमी के साथ जाने की बात कही है। हाँ, चलो घर में आराम से बात करेंगे। क्या हुआ? प्यार करते किससे? क्या दिक्कत है? कोई मान नहीं रही, शादी के लिए
कौन लोग? क्या चाहती हैं आप? शादी करनी। किससे? चलो घर चलो तुम घर। वहीं उन्नाव से बड़ी खबर सामने आ रही है। उन्नाव के जंगल में भीषण आग लगी है। अज्ञात कारणों से भीषण आग लगी है। आग की लपटों ने जंगल को अपनी चपेट में ले लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, 5 बीघा जंगल आग में खाक हो चुका है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हसनगंज थाना क्षेत्र के बागबाला कोला गांव का पूरा मामला है, जहां पर जंगलों में भीषण आग लग गई, जिसके बाद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। बता दें आपको कि 5 बीघा जंगल जलकर खाक हो चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे भारी नुकसान भी हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। अमित, किस तरह से आग लगी, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, ये पूरा मामला उन्नाव के हसनगंज के बागवा कोला गांव का है, जहां पर 5 बीघे बड़े जंगल में जो है अचानक आग लग गई। हालांकि अभी आग कैसे लगी है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, पर जो यूपी में इस वक्त जो गर्मी का माहौल है वो काफी प्रचंड है, और ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं न कहीं जो है गर्मी के चलते ये आग लगी है। जो वहाँ खरपतवार था वो जल गया, पूरा जो 5 बीघे जंगल था वो जल गया, और जंगल के अंदर जो शायद मवेशी थे वो भी जल गए हैं। फिलहाल इस मौके पर एसडीएम पहुंच चुके हैं और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित ज्यादा जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेट पर।